पुलिस वाली का बेटा जब एक बहुत बड़ी टेक कंपनी में इंटरव्यू देने गया तो वहां पर उसे सेलेक्ट तो कर लिया जाता है, लेकिन वह जो लड़का होता है वह उस मालिक की काबिलियत को देखकर उसका एक फ़ोटो खींच लाता है। और जैसे उस फोटो को लेकर वह अपनी माँ के पास पहुंचता है तो माँ पूछती है कि बेटा कैसा इंटरव्यू गया। तो वो कहता है कि माँ, जिसने मेरा इंटरव्यू लिया है ना, जो कंपनी का मालिक है, वो बहुत ही ज़्यादा दिमागदार है और उसने एक ऐसे प्रॉब्लम को इतनी जल्दी सॉल्व कर दिया जिसके बारे में मुझे सोचकर ही पसीने छूट रहे थे और मैं विश्वास भी नहीं कर सकता कि कोई इतना दिमागदार भी हो सकता है। अब इस बात को सुनकर माँ कहती है, हाँ बेटा, होते हैं कुछ लोग जीनियस। लेकिन तभी जो लड़का होता है वो कहता है कि देखो मैंने उनका फ़ोटो भी खींचा है, आप फ़ोटो देखो। लेकिन माँ जैसे उस फोटो को देखती है तो एकदम से उसके हाथ में जो चाय का कप था वह ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी आंखें और भी ज़्यादा बड़ी होकर उस फोटो को देखती रहती हैं। कौन था उस फोटो में और क्या कारण था जो उसकी पुलिस वाली माँ इस फोटो को देखकर ऐसे हो गई, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। कहानी स्टार्ट होती है बेंगलुरु के एक साधारण से गांव से। बेंगलुरु के पास ही में एक गांव है जिस गांव के अंदर एक लड़का रहा करता है, जिस लड़के का नाम होता है मोहन, जिसकी उम्र फिलहाल 26 साल है। और मोहन जो है उसे एक जिम्मेदार ने अपने घर के खम्भे से बांध रखा है और जमींदार के जो आदमी है उस पर बुरी तरह से पिटाई लगा रहे हैं। यहाँ पर ये बात थी कि जो जिम्मेदार है उसने कहा कि इसने मेरे 2 लाख रुपए चुराए हैं। दरअसल मोहन उसके पास पैसे मांगने के लिए गया था, लेकिन जिम्मेदार ने मना कर दिया था और उसे खम्भे से बांध दिया कि तुमने ही मेरे पैसे चुराए हैं। अब इस बात को सुनकर गांव वाले भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और जब उसे पिटाई होता हुआ देखते हैं तो गांव के कुछ लोग पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। और जैसे पुलिस को फ़ोन किया जाता है तो एक महिला दरोगा वहाँ पर आती है, जिसके साथ 2 कांस्टेबल भी होते हैं। और जैसे वो वहाँ पर आती है तो आने के बाद देखती है कि सामने जो खम्भे से बंधा हुआ है वह और कोई नहीं, उसी का तलाकशुदा पति है, जिससे आज से 4 साल पहले उसका तलाक हो चुका है। जो महिला दरोगा होती है वो उसकी तरफ देखने के बाद कहती है कि नाकारा और निकम्मा तो तू था ही, लेकिन अब चोर भी बन गया, चलो हवलदार इसे गाड़ी में डालो। इधर जो जमींदार होता है वो भी कहता है कि हाँ मैडम, इसने मेरे 2 लाख रुपए चुराए हैं और आप कैसे भी करके उन पैसों को इससे निकलवाओ। उसके बाद वो कहती है कि चिंता मत करो, मैं इसकी हड्डी पसली एक कर दूंगी, लेकिन आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। ऐसा कहकर उसे वहाँ से अपनी गाड़ी में बिठाकर वह सीधा उसे थाने ले जाती है और लॉकअप में बंद कर देती है। यहाँ पर जो लड़का होता है वह भी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि देखो ना, तुम्हें पता है कि मैं चोरी नहीं कर सकता, भले ही मैं कुछ भी सोचा करता हूँ, कुछ भी किया करता हूँ, लेकिन चोरी तो मैं बिल्कुल भी नहीं किया करता। मैं तो जमींदार से मदद मांगने के लिए गया था, बाहर अपना काम जमाने के लिए, लेकिन उससे पहले ही उसने मुझे बांध दिया और मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। इस बात को सुनते ही जो पत्नी है और भी ज़्यादा गर्म हो जाती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, मैंने अपने 4 साल तुम्हारे साथ बर्बाद किए हैं, तो मैं भला तुम्हें कैसे नहीं जान सकती। इंसान ऐसे टाइम में ऐसा कदम उठा देता है और बताओ उसके पैसे कहाँ हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक जो हवलदार होता है वह बताता है कि उसे वो पैसे मिल गए हैं। एक शराबी था जिसने उसके पैसे चुराए थे और उसने खुद ने आकर आत्मसमर्पण कर दिया है। दरअसल वो शराबी इसी गांव का था, लेकिन उसे पता था कि ये जो लड़का है मोहन, जिसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा है, वो बड़ा ही सीधा साधा है, किसी से कोई मतलब नहीं रहा करता और उसके पास जो भी पैसे रहा करते उन पैसों से दूसरों की मदद भी कर दिया करता है। बस अपने दिमाग में ढेर सारी बातें सोचकर उन पर काम करता रहता है और इससे ज़्यादा से मतलब नहीं है। जब वह देखता है कि उसकी वजह से उसे इतनी मार पड़ी है और अब उसे थाने ले जाया गया है, तो जो शराबी, जिसका नाम नकुल होता है, वह वहाँ पर आता है और अपना आत्मसमर्पण करके उन पैसों को उसे दे देता है। उसके बाद जैसे वो आ जाता है तो उसके बाद वो उसे छोड़ तो देती है, उसकी जो तलाकशुदा पत्नी थी, लेकिन उसे धमकाते हुए कहने लगती है कि निकल जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। आज तो तुम बच गए हो, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कहकर वह उसे जाने के लिए तो कह देती है, लेकिन तभी जब वह जाता है तो जाते जाते एक कहने लगता है कि आपका बेटा बहुत ज़ोर से रोने लगा है। एक हवलदार मैडम को फ़ोन बताता है वहीं पर, क्योंकि उसके पास फ़ोन आया था घर की आया का। अब जैसे वो ये बात सुनता है तो उसके बाद वो पीछे मुड़ता और कहने लगता है कि बेटा, क्या मेरा बेटा है वो?
इस बात को सुनकर जो महिला दरोगा होती है वो कहती है कि नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा है और मैं ही इसे पाल पोस कर बड़ी करूंगी और तुम्हारी तो परछाई भी उस पर नहीं पड़ने दूंगी, क्योंकि ऐसे निकम्मे बाप के साथ वो अपने जीवन को जिएगा तो फिर उसका जीवन कैसा रहेगा। यहाँ पर वह उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है कि वो मेरा बेटा है, क्योंकि अगर तुम एक बार मुझे उससे मिला सको तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस बात को सुनकर वह साफ इनकार कर देती है और कहती है कि चले जाओ यहाँ से। दरअसल ये बेटा इसी का था। जब उन दोनों का तलाक हुआ था तो उसी समय ये जो इसकी पत्नी थी ये बीमार हुई थी, और ये बीमारी नहीं थी, उस टाइम पर वो प्रेग्नेंट थी, तो इसीलिए यहाँ पर इसे पता नहीं था, क्योंकि उससे कहा गया था कि वो बीमार है, और उसके बाद जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद दोबारा से वो ड्यूटी करने लगती है। इसके बाद जो लड़का होता है वह वहाँ से वापस अपने घर की तरफ तो लौटने लगता है, लेकिन उसके मन में ये आता है कि क्या करना है, कैसे करेंगे और कैसे मैं अपने बेटे से एक बार मिल पाऊंगा। लेकिन उसे ये भी पता है कि उसकी जो पत्नी है वह उसे बिल्कुल भी नहीं मिलने देगी, क्योंकि वो उससे नफरत ही कुछ इस कदर की किया करती थी। दरअसल यहाँ पर इन दोनों की प्यार लव करके शादी हुई थी, यानी कि लव मैरिज थी, लेकिन उसे अरेंज में बदल दिया गया था। इस अरेंज मैरिज से जो घर वाले होते हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लड़की थी वह पहले से ही दरोगा थी और उसके बाद उसने एक नकारा निकम्मे लड़के से शादी की थी। अब जब शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद जब वह घर पर पड़ा रहता है तो बड़े बड़े प्लान बनाता है, एक दो छोटे मोटे बिजनेस भी करता है, लेकिन उस बिजनेसों में वो कामयाब नहीं हो पाता है और उसके पैसे, यानी जो महिला दरोगा थी उसके पैसे उन बिजनेसों में लग जाते हैं। अब यहाँ पर इन सभी चीज़ों के चलते चलते जैसे 4 साल बीतते हैं तो 4 साल में ये जो महिला होती है, यानी जो इसकी पत्नी थी जिसका नाम सुनीता होता है, वह उससे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, क्योंकि वह अपने माँ बाप से बात किया करती थी, और जब माँ बाप से बात करती है तो माँ बाप उसे उसके पति के खिलाफ भड़काते हैं, कहते हैं कि वो तो ऐसा ही रहेगा, छोटी सी बात कहा करती उसको और बड़ा चढ़ाकर बोल दिया करते। जो लड़का होता है मोहन, वो उसको समझाता है, कहता है कि देखो हर समय एक सा नहीं रहता और मैं छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं बना हूँ, मैं तो बहुत बड़े काम करूँगा। अब ये बात सुनकर वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है और कहती है कि देखो तुम जो कुछ भी करना चाहते हो वो भले ही कर लो अभी के अभी, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँगी। इस बात को सुनने के बाद जो पति होता है वो कहता है कि थोड़ा सा समय लगेगा और बड़े काम को होने के लिए समय तो चाहिए होता है। लेकिन इन बातों से उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा विवाद होता है कि एक दिन वह उस घर को छोड़कर चली जाती है, और इसका कारण यह था दोस्तों, क्योंकि वह गर्भवती हो गई थी और गर्भवती होने के बाद उसे लगा कि अगर इसके साथ ही रही तो ये तो जो पैसे मैं कमाया करती हूँ उन पैसों को ऐसे छोटे मोटे बिजनेसों में बर्बाद कर देगा, और अलग से रहूँगी तो कम से कम ये तो है कि कुछ पैसे इकट्ठा होंगे और मेरे जो बच्चा है उसके फ्यूचर के लिए इकट्ठा हो जाएंगे। उसके बाद वह उसे खूब रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती है और उसे तलाक लेने के लिए कहने लगती है। पति बार बार मनाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं मानती और उससे तलाक ले भी लेती है। अब 4 साल उनके तलाक को हो गए थे और उसका 4 साल का बेटा उसके पास था, और ये तड़प उसे अंदर तक हिला कर रख देती है मोहन को, और मोहन सोच लेता है चाहे जो भी हो मुझे कामयाब तो होना ही होगा। ऐसा सोचकर जो मोहन है वो अपने घर जाता है। घर में उसकी बूढ़ी माँ है, और जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के शरीर पर चोटों के निशान देखती है तो पूछने लगती है कि बेटा क्या हुआ। तो यहाँ पर वह पूरी बात बता देता है, कहता है कि माँ इस गांव ने हमें सिवा नफरत के कुछ भी नहीं दिया, तो अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर नहीं रहना, हम लोग शहर चलते हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ करेंगे। माँ को विश्वास था कि उसका बेटा जरूर कामयाब होगा, तो उसी वजह से वो उसके एक कहने पर सारी ज़मीन जायदाद को यहाँ से बेच देती है और उन पैसों को लेकर अपने बेटे को लेकर सीधा बेंगलुरु शहर में चली जाती है। अब जो ये पिता होता है इसे पता था कि उसकी पत्नी अपने बेटे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएगी चाहे जो भी हो जाए, तो इसी वजह से वो इसी लाइन में आगे मेहनत करता है। धीरे धीरे समय बीतता है, समय के साथ साथ इन बातों को 18 साल कब बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता। जो उसका बेटा 4 साल का था उस समय पर वो फिलहाल 22 साल का हो चुका था। जब वह 22 साल का हो जाता है तो उसके बाद उसकी जो माँ थी, जो अब तक दरोगा थी, वो बड़ी अधिकारी बन चुकी थी मेहनत कर करके, और वह उससे कहती है कि बेटा आज तेरा इंटरव्यू है। और क्योंकि जो बेटा था उसका बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू होने जा रहा था, तो इसी वजह से वह कहता कि हाँ माँ मेरा इंटरव्यू है। तो वो कहने लगती है कि देखो बेटा ये बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा है, मैंने पता किया है, और इस कंपनी में अगर एक बार तुम्हारी नौकरी लग गई तो उसके बाद तुम्हारा जो एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तुम्हारी सैलरी भी बढ़ेगी, तो इस मौके को हाथ से मत जाने देना। यहाँ पर उस इंटरव्यू के लिए उसे
खुद कंपनी की तरफ से बुलाया गया था, तो इस बात से भी माँ बड़ी खुश होती है और कहती है कि अच्छा किया ना, मैंने तुम्हें तुम्हारे पिता के पास नहीं छोड़ा, वरना तू भी नकारा रहता, आज कम से कम इतने बड़े ओहदे पर रहेगा अगर यहाँ पर तेरा काम बन जाता है तो बेटा भी खुश होता और कहता है कि हाँ माँ, आपने सही किया, मेरे पिता तो चोर भी थे ना, तो चोर के साथ रहता तो मैं भी चोर ही बनता। तो उसके बाद माँ कहती है हाँ बेटा ऐसी बात है। उसके बाद जो बेटा होता है वह अच्छी तरह से तैयार होता है। तैयार होने के बाद उस बड़ी कंपनी में चला जाता है जिसकी तरफ से बुलावा आया है उसको, क्योंकि उसकी जैसी पढ़ाई कंप्लीट होती है तो उसके बाद कंपनी से उसके पास ये मैसेज किया जाता है कि अगर आपको नौकरी करनी है तो हमारी कंपनी नए लोगों को इस तरह से मौका दिया करती है। इस बात को सुनकर वो उछल पड़ता है और मन के अंदर यही सोच कर जा रहा है कि इतनी बड़ी कंपनी है, एक बार बस मेरा सिलेक्शन हो जाए। धीरे धीरे वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो कंपनी थी और बाहर आकर बैठ जाता है। जैसे वो बाहर बैठता है तो उसके थोड़ी देर बाद अंदर से उसके लिए बुलावा आता है और उसके बाद जो लड़का होता है वह उस बड़े से कैबिन में घुस जाता है, जिस कैबिन की एक पूरी दीवार तो कांच की ही थी और जिससे शहर का नज़ारा बाहर का साफ साफ दिखाई दे रहा था। बहुत बड़ा टेबल लगा हुआ था और टेबल के पीछे कुर्सी थी, जिस कुर्सी पर शायद उस कंपनी का बॉस बैठा हुआ था, क्योंकि जहां तक उसे पता था कि आपका इंटरव्यू हमारे बॉस ही लेंगे, ऐसा उसे कहा गया था जब उसे बताया गया था। तो उसके बाद वो थोड़ा सा नर्वस तो होता है, लेकिन तभी यहाँ पर जो लड़का होता है वह जब कहता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ क्या सर, तो उसके बाद जो बॉस होता है वो मुड़ता है और जैसे सामने देखता है तो एकदम से उसकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो अपनी आंखों के आंसू को कंट्रोल करता है, क्योंकि सामने जो था वह उसका वही पिता था जिसे नकारा, चोर, निकम्मा इस तरह से कहा गया था। आज वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, लेकिन उसके बाद भी वह चुपचाप वहीं पर बैठता और कहता है कि हाँ आओ बैठो, दिखाओ अपनी फाइल मुझे दिखाओ। उसके बाद वो उसकी फाइल लेता है। फाइल के अंदर उसका रिज्यूमे था और रिज्यूमे के अंदर जब फैमिली डिटेल देखता है तो वहाँ पर पिता का नाम लिखा ही नहीं था, पिता की जगह भी माँ का नाम ही लिखा हुआ था। अब इस बात को देखकर वह पूछने लगता है कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं। अब इस बात को सुनकर जो लड़का होता है जिसका नाम रवि होता है वह कहने लगता है कि मेरे पिताजी हैं ही नहीं, वो तो नकारा थे, चोर थे और इसीलिए मेरी माँ ने उन्हें छोड़ दिया और मेरी माँ ने मुझे पिता और माँ बनकर पाला है, तो इसीलिए दोनों जगह मैंने माँ का ही नाम लिख रखा है। अब तभी यहाँ पर जो पिता होता है, यानी कि पिता तो सामने बैठा था, उसे बहुत बुरा तो लगता है, लेकिन फिर वो कहने लगता है कि ठीक है ऐसी बात है तो आप ऐसा करो, आपको नौकरी तो यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको 2 काम करने होंगे। तो उसके बाद वो जो लड़का होता है वह कहता है कि बताओ क्या। तो वो कहता है कि देखो पहले तो मैं तुम्हारी नॉलेज का टेस्ट लेना चाहता हूँ और उसके बाद दूसरा काम बताऊँगा। तो वह कहता है कि बताइए सर, आप जो कहोगे वो बात मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। तो उसके बाद जो पिता होता है वह वहीं पर ऑफिस में एक बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड पर जाकर मार्कर से एक पूरा के पूरा प्रोग्रामिंग लिखता है, एक पूरा प्रोग्राम लिखता है, जिस प्रोग्राम को वो कहता है कि देखो 5 मिनट है तुम्हारे पास और 5 मिनट में इसे हल कर दो। लेकिन जब उस प्रोग्राम को देखता है तो जो लड़का अपने कॉलेज का टॉपर था उसकी भी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और वह सोचता है कि इस प्रोग्राम को सॉल्व करने में तो पूरा 1 दिन लगेगा और 5 मिनट में सॉल्व करने के लिए क्यों कह रहे हैं। लेकिन फिर भी वह अपनी सी कोशिश करता है, 2-4 लाइनें आड़ी टेढ़ी लिख देता है, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो कंपनी का मालिक होता है वह देखता है उसकी तरफ और जब वह नर्वस होता है तो वह मुस्कुराता है, कहता है कि नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा हार्ड है, मुझे पता है इसके बारे में। तो यहाँ पर वह भी थोड़ा सा संतुष्ट होता है और उसके बाद वह ब्लैक बोर्ड पर जाकर वहाँ पर उस सारे के सारे प्रोग्राम को मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में पूरी तरह से सॉल्व कर देता है। अब जैसे लड़का इसकी इतनी नॉलेज देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है और उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। वह कहता है कि सर आप तो जीनियस हो, आपने इतनी सारी अच्छी नॉलेज कहाँ से प्राप्त की है। तो इस बात को सुनकर जो उसका पिता होता मुस्कुराता है, कहता है कि नहीं बेटा, ये नॉलेज ठोकरें खा खा कर मैंने प्राप्त की है, कहीं इंस्टीट्यूशन में मैं तुम्हारी तरह नहीं पढ़ा हूँ। इस बात को सुनकर वह बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस होता है और कहता है कि सर क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ, भले ही आप मुझे नौकरी लगाएं या ना लगाएं, लेकिन अगर मैंने आपके साथ सेल्फी ली तो मुझे पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ पर ऐसे भी जीनियस हैं जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। इस बात की यादगार रखने के लिए मैं तुम्हारे साथ एक सेल्फी लेना चाहता हूँ। उसके बाद जो पिता होता है वह भी कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप सेल्फी ले सकते हो। यहाँ पर वह सीधा उसके पास जाता है तो जो कंपनी का मालिक होता है वो उसके कंधे पर हाथ रख देता है और जब इतना बड़ा आदमी कंधे पर हाथ रख दे तो हर किसी की कपकपी छूट जाती है। तो वह भी एकदम से नर्वस सा हो जाता है, लेकिन तभी वह कहता है कि घबराओ मत,
कोई बात नहीं, मेरी ऐसी आदत है ऐसे हाथ रखने की और कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद वह फ़ोटो तो खींच लेता है, लेकिन तभी यहाँ पर जो उसका पिता होता है मोहन, वह कहने लगता है बेटा देखो, ये पहला काम तो तुमसे नहीं हुआ और मुझे इस बात की उम्मीद भी थी, चाहे कोई कितना ही पढ़ा लिखा हो वो इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्रैक्टिकल नॉलेज आती है वो थ्योरेटिकल नॉलेज से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं ये मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज है। उसके बाद वह कहता है ठीक है सर, आप दूसरा काम बता रहे थे तो दूसरा काम बताओ। तो उसके बाद वो कहता है कि दूसरा काम यही है कि आपको आपके पिता के बारे में पता करना है और जिस दिन तुम रिज्यूम पर अपने पिता का नाम और उसका ऑक्यूपेशन लिख कर ले आओगे उसी दिन तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। वैसे भी नौकरी पक्की समझो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ये काम तुम्हें करना है। अब ये काम चुटकियों का था तो वो कहता है कि ठीक है सर, मैं अपने पिता का ऑक्यूपेशन लाकर आपको दे दूंगा, अगर वो कहीं मुझे मिल गए तो, और नहीं मिले तो आप बेशक से मुझे नौकरी मत देना। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला जाता है। सोचता है कि कोई गलत भी लिख दूंगा तो कौन सी बड़ी बात है, यानी कि ये नौकरी पूरी तरह से वह अपनी मुट्ठी में समझ रहा था। इसके बाद वह घर जाता है। घर जाते उसकी माँ उसका राह देख रही थी ये खबर सुनने के लिए कि उसके बेटे को नौकरी मिल गई, और यहाँ पर बेटा खबर भी ऐसी सुना देता है। कहता है कि माँ मुझे नौकरी तो मिल गई है, लेकिन एक छोटी सी शर्त है और वो तो आराम से पूरी हो जाएगी। माँ पूछती है कि क्या? तो वो कहने लगता है कि उन्होंने बताया है कि मुझे ना अपने पिता का ऑक्यूपेशन और नाम यहाँ पर लिखना होगा। तो नाम तो मुझे पता है, अगर ऑक्यूपेशन नहीं पता होगा तो वैसे ही कोई छोटा मोटा रोजगार लिख देंगे और कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात को सुनने के बाद जो माँ है वो कहती है हाँ बेटा, ये तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी मैं पता कर लेती हूँ कि कहाँ है वो फिलहाल नकारा निकम्मा इंसान। ऐसा कहकर वह एक फ़ोन मिलाती है, और फ़ोन मिलाने के बाद जब अपने साथ के उस हवालदार से पता करती है जिसने उस दिन वो 2 लाख रुपए और वो मुजरिम ला कर दिया था, तो उसके बाद उसे पता चलता है कि उसके जो पति हैं वो तो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक हैं जो कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डिजाइन किया करती थी। यहाँ पर जब ये बात वो सुनती है तो उसके बाद हैरान हो जाती है, और उसके बाद यहाँ पर इतनी देर में जो बेटा होता है वह कहता है कि माँ देखो, आज ना मैं बहुत ही जीनियस आदमी से मिला था और मैं उनका फ़ोटो भी खींच कर लेकर आया हूँ। तो उसके बाद जो माँ होती है वह उसकी तरफ देख ही रही थी और वो एकदम से उस फोटो को उसकी तरफ कर देता है, और तभी माँ के हाथ में जो कॉफ़ी होती है वो एकदम से ज़मीन पर गिर जाती है और उसका गिलास पूरी तरह से टूट जाता है। बेटा हैरान होता है और कहता है कि माँ क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो? तो उसके बाद वो कहने लगती है कि बेटा ये जो फोटो में तुम्हारे साथ है ना, यही है तुम्हारे पिता। इस बात को सुनकर बेटा भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि माँ मुझे तो आज तक आपने यही बताया है कि मेरे पिता ख्याली पुलाव बनाया करते थे और उन्हीं के सारे अपनी ज़िंदगी को जिया करते थे। वो सपने तो ढेर सारे देखा करते थे, लेकिन किसी सपने के लिए मेहनत तो किया ही नहीं करते थे। फिर आज वो इतनी सक्सेस कंपनी के मालिक कैसे हो गए? तो यहाँ पर जो माँ है वो कहती है कि बेटा ये मुझे भी नहीं पता, और मैं भी अभी अभी ये बात फ़ोन पर सुनी है और मुझे नहीं पता कि ये क्या हुआ, लेकिन वही तुम्हारे पिता हैं और शायद उन्होंने ही तुम्हें इस कंपनी में नौकरी के लिए बुलाया होगा। अब इस बात को सुनने के बाद बेटा, जो आज तक अपनी माँ की बातें सुनकर अपने पिता को गंदा ही समझ रहा था, उसे लगता है कि मेरे पिता तो जीनियस थे और मेरी माँ ने जो कुछ भी मुझे बताया है वो गलत बताया है। इसके बाद वह अपनी माँ को धमकाता है, कहता है कि आपने मेरे पिता को चोर, निकम्मा, नालायक, ख्याली पुलाव पकाने वाला बताया मुझे, और इसी वजह से मैं अपने पिता से अब तक दूर रहा और वह मेरे लिए प्यार के लिए इतना तड़पते रहे, क्योंकि जैसे ही मैं कैबिन में घुसा था तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो मुझे दिखाई दे गए थे, लेकिन मैंने नहीं पूछा क्योंकि मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था। और अगर कोई मेरे पिता हैं तो मैं अभी से ही जा रहा हूँ उनके पास, भले ही नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन मैं उनके पास ही रहना चाहूँगा क्योंकि उनसे तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आपने तो केवल ईर्ष्या, गुस्सा, क्रोध और दूसरे के नीचे दिखाना ही मुझे सिखाया है, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ सिखा सकते हैं। ऐसा कहकर वह जाने लगता है। जो माँ होती है वो एकदम से रोते हुए अपने बेटे के पैर पकड़ती है, लेकिन बेटा कहता है कि माँ दूर हट जाओ, मैं नहीं चाहता कि मैं आप पर हाथ उठाऊं, क्योंकि जिसके पिता इतने जीनियस हों वो बच्चा इस तरह से करता हुआ अच्छा नहीं लगता। आपकी जो परवरिश थी उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, लेकिन अब तक मैं आपका बेटा था और आज के बाद मैं अपने पिता के साथ रहना चाहूँगा। ऐसा कहकर वह वहाँ से सीधा अपने
पिता के ऑफिस की तरफ दौड़ने लगता है अपनी गाड़ी को लेकर। और जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो अब तक ऑफिस बंद होने का समय तो हो गया था, लेकिन जो पिता था वह अभी भी उसी ऑफिस में बैठा हुआ वेट कर रहा था। सोच रहा था कि बेटा जाकर अपनी माँ को ये फोटो दिखाएगा और उसके बाद बेटा भागा दौड़ाएगा। और वैसा ही होता है दोस्तों, जो माँ होती है वह फोटो को देखते उसे बता देती है और उसके बाद वह भागा दौड़ा वहां पर आता है। और आने के बाद जब दरवाजा खोलता है तो सामने उसका पिता बैठा हुआ था और वह एकदम से कहता है कि पापा, अगर आप ही मेरे पापा थे तो आपने मुझसे कभी मिलने की कोशिश क्यों नहीं की। तो यहाँ पर जो पापा होता है वह बता देता है कि बेटा ऐसे ऐसे तेरी माँ ने मुझसे कह दिया था कि अपने बेटे पर मैं तुम्हारी परछाई भी नहीं चाहती, और बेटे मुझे ये पता था कि वो तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएगी, और इसीलिए मैंने सॉफ्टवेयर की इतनी बड़ी कंपनी चालू की और उसी के अंदर पूरी मेहनत और लगन से इतना मुकाम हासिल किया है। ये सारा कुछ मैंने तेरे लिए बनाया है, क्योंकि अभी तक ना तो मैंने शादी की है और ना ही कभी मन किया है, क्योंकि जिसका बेटा हो वो भला दूसरी शादी कैसे कर सकता है। इस बात को सुनकर बाप बेटे एक दूसरे के गले लगते हैं, लेकिन तभी दोबारा से दरवाजे पर कुछ आहट होती है और जैसे ही यहाँ पर पिता मोहन पीछे मुड़कर देखता है तो सामने और कोई नहीं, उसकी वही पत्नी थी जो कभी घमंड में चूर रहा करती थी। और जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है तो वो एकदम से आकर उसके पैर पकड़ लेती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी कोई दूसरी शादी नहीं की है, मैं भी अपने बच्चे को पाल ही रही थी। और जैसा मैंने पता किया है कि तुमने भी अभी तक दूसरी शादी नहीं की है, जबकि तुम आराम से दूसरी शादी कर सकते थे। इस बात को सुनने के बाद जो पिता होता है वो कहने लगता है कि दूसरी शादी में भला कैसे कर लेता, परिवार तो मेरा पूरा का पूरा था ही, और रही बात माफ़ी की तो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। इस बात को सुनकर पत्नी को विश्वास नहीं होता और वो कहने लगती है कि तुम मजाक तो नहीं कर रहे। तो वो कहता कि अरे बाबा, सच में मैंने तुम्हें माफ़ किया, और चलो माँ अभी तक तुम्हारी राह देख रही है, क्योंकि उसे पता है कि कभी ना कभी तो उसके बेटे की पत्नी लौट कर आएगी, और इसी राह में वो बीमार तो है लेकिन अपनी ज़िंदगी को जी रही है। उसके बाद पूरे परिवार को लेकर वह अपने घर जाता है, और घर जाने के बाद उसकी बूढ़ी माँ जो कि बिस्तर में बुरी तरह से टिक चुकी है, वह देखती है जबकि उसकी बहू आ गई और उसका पोता भी आ गया, तो एकदम से अपनी आंखों में आंसू भर लाती है। यहाँ पर जो बहू होती है वह अपनी सास से भी माफ़ी मांगती है, क्योंकि उस दौरान उसने उसे बहुत खरी खोटी बातें सुना दी थी। लेकिन तभी यहाँ पर जो सास होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं बेटी, जब तुम माफ़ी मांग रही हो तो तुम आराम से अब इस घर के अंदर रह सकती हो। उसके बाद वो पूरा परिवार आज तक एक साथ रहा करता है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।